अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। गुज़श्ता रोज चेयरमैन पीएसी शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पहला इजलास हुआ। इजलास के दौरान पीएसी के नेशनल विंग के सेक्रेटरी इफ्तिखार रहीम खान ने कमेटी से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। उनके मुताबिक चौधरी निसार के दौर में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 117 अरब से जायद की वसूलियाँ की, जबकि खुर्शीद शाह के दौर में 7 से 8 ऑडिट रिपोर्ट्स का जायजा मुकम्मल किया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान कमेटी ने 335 अरब रुपए की वसूलियां की। दूसरी जानिब अगर नैब की गुज़श्ता कारकर्दगी का जायजा लिया जाए तो अब तक नैब ने सिर्फ 296 अरब रुपए की वसूलियां की हैं। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हमारा अपने पैनल से सवाल कुछ इस तरह। नैब ने 19 बरस में 296 अरब रुपए की वसूलियां की। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 10 साल में 500 अरब से जायद रकम वसूल की। क्या पीएसी की कारकर्दगी नैब से बेहतर है? सबसे पहले चलेंगे हफीजुल्लाह नियाजी साहब की तरफ। हफीज साहब, एक तरफ पीएसी की ये कारकर्दगी है महज 10 सालों की, दूसरी तरफ नैब की, क्या समझते हैं आप? देखें जी, जो पीएसी की कारकर्दगी है वो तो खैर है, उनका एक जिसको कहना चाहिए SOPs ही बने हुए हैं, उनका एक सिस्टम चल रहा है, उसके मुताबिक बैठते हैं। और हर दफ़ा हमने देखा है कि कई जगहों पे बहुत ही गहराई में झांक के और अच्छी तरह करके उन्होंने अकाउंट्स को और कई चीज़ें उन्होंने एक्सपोज भी की, अनअर्थ भी की, और फिर वसूली भी होती रही। अब आप असल में इसका कंपैरिजन आप करा रहे नैब से। नैब कब एक्टिव हुई है? नैब एक्टिव हुई थी 2000 से लेके और 2003 तक। क्यों हुई थी? पार्टी बनानी थी, वफादारियां तब्दील करानी थी, टारगेट मेन थे सियासतदान। लेकिन चूंकि ब्यूरोक्रेट्स की मिली भगत के बगैर या ब्यूरोक्रेट्स के कंट्रीब्यूशन के बगैर या उनको मिलाइन के बगैर सियासतदानों तक पहुंचना आसान भी नहीं होता, और वैसे भी ये वजह होती है तो उनको भी साथ रखा जाता है। नैब के तो मेरा ख्याल है कि उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, दिस इज एट इट्स लोएस्ट एब। जब उन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर कह दिया जी ये 500 अरब रुपए इंडिया भिजवा दिए, ये सारे हथकंडे इस्तेमाल हुए, 56 कंपनियां बुला लो ताकि पंजाब का मुकाबला सामने ना आए। तो मेरा ख्याल है कि कोई कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि दोनों की वजूहात और है। पीएससी जेन्युइनली काम करना चाहती है और नैब जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी एजेंडे को मीट करने के लिए एक हथियार है, और बहुत सा हथियार है, और बड़ा कामयाबी से इस्तेमाल होता है जब भी हुआ है। बेनज़ीर, एक सियासतदानों की सरबराही में रही पीएसी हमेशा, तो उसके इस रिपोर्ट को देखते हुए आप क्या समझती हैं, सही काम किया है रिकवरी और ऑडिट रिपोर्ट्स के हवाले से जो तफसील सामने आई है उसको देखते हुए? मैं एक्चुअली स्टोरी पे काम कर रही थी नैब की इंक्वायरीज़ के ऊपर और तहकीकात के ऊपर, तो मेरे पास कुछ फिगर्स भी थे। पहली बात तो मैं कहती हूँ हाँ, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जो अभी भी रिकवरीज़ की हैं वो एक प्रोसेस के थ्रू की हैं, क्योंकि उनमें अपोजिशन के भी रहनुमा होते हैं, हुकूमत के भी रहनुमा होते हैं, एक प्रोसेस होता है। वो मिनिस्टर्स को भी बुला सकते हैं, सेक्रेटरीज़ को भी बुला सकते हैं, ग्रेड 20 के ऑफिसर्स को भी बुला सकते हैं, और फिर एक प्रोसेस होता है जो बड़ा ट्रांसपेरेंट है। नैब का जो उन्होंने 200 अरब की रिकवरीज की हैं, अगर मैं इनके जो नंबर्स और ग्राफिक्स देख रही थी उसमें से 80% इन्होंने सिर्फ पिछले साल की हैं। तो ये उनके पिछले 19 सालों में नहीं है, ये पिछले साल से सबसे ज़्यादा उन्होंने रिकवरीज की है। अब ये क्यों की है, ये एक सवाल है। दूसरी बात ये है कि नैब के कोई 3000 मुलाजमीन है पूरे मुल्क में, और उनकी जो जुरिस्डिक्शन है, जो एम्बिट है, वो है 30 लाख सरकारी अफसरों की। लेकिन तहकीकात किसके खिलाफ होती है? पॉलिटिशियन, सियासतदानों के खिलाफ, ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ। तो जो बाकी स्टेट ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं होती? तो ये जो ये बहुत ज़रूरी सवाल हमें पूछना चाहिए कि नैब का जो ये तहकीकात का तरीका है, जानिबदाराना तो नहीं है, कि ये इम्पार्शल है, क्या ये बायस तो नहीं है? क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का तो हमें पता होता है कि वो किस तरह प्रोसेस होता है। ठीक, इरशाद भट्टी साहब, जिस तरह बेनज़ीर गुफ्तगू कर रही है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस भी नज़र आता है इसके अंदर, तो उसमें कंपैरिजन किया जा सकता है कि नैब से बेहतर चल रही है, तो फिर कितनी मुस्बत बात है ये? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ करप्शन, लूटमार, मनी लॉन्ड्रिंग, 2 नंबरियाँ, 10 नंबरियाँ, फ्रॉड का बाजमात दिफा किए जाते हैं, वहाँ ये सवाल ही नहीं रखना चाहिए कि किसने क्या किया और किसने क्या किया। ये बड़ी हिम्मत की बात है कि पीएसी ने या नैब ने अगर कुछ 4 आने निकलवा ली हैं इस मुआशरे में और इस मुल्क में और इस नाशुक्र मुआशरे में, तो ये बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि कौन को मुबारकबाद हो नैब के
दूसरी बात ये है कि कौम को मुबारकबाद और नैब के मुल्ज़िम शहबाज शरीफ साहब ने नैब से रिपोर्ट तलब कर ली है। सोमवार को ऑडिट ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह एज ए PAC के चेयरमैन उनको ब्रीफिंग देगा और मंगल को नैब हुकाम देंगे 168 केसेस नैब की, 18,000 ऑडिट पैराज उनके ऑडिट वालों की। आगे आ जाए जी, बिल्कुल नैब मेरा जवाब नहीं में है, नैब बेहतर काम कर रहा है। वजह ये है कि PAC का मुख्तलिफ और नैब का मुख्तलिफ काम होता है। इस PAC वसूली ऐसी होती है कि किसी प्रोजेक्ट में पैसे ज्यादा चले गए हों वो वसूल कर लेते हैं, कहीं पैसे पड़े हों और ना लग रहे हैं वो वापस लिए जाते हैं, वो भी लिए जाते हैं, किसी से पैसे नहीं लगे वो वापस लिए जाते हैं, और ज्यादातर ऑडिट पैराज होते हैं, जबकि नैब चोरों, डकैतों, लुटेरों और इनको पकड़ता है। और इसलिए ये जो आपने कहा है, जो 2-4 दिन पहले मैं सुन रहा था बुलंद अख्तर राना जो साबिक ऑडिटर जनरल पाकिस्तान थे, वो कह रहे थे कि PAC का 1% रिकवरी है, 1%। जितने उनके सामने केसेस आए हैं उसमें ये जो आप बता रहे हैं ये 1% है उनकी रिकवरी। वो कह रहे थे PAC को खत्म कर देना चाहिए इसलिए कि ये तो इसकी तो रिकवरी कोई नहीं है, पैराज और वो सारे वो एक दूसरे को देते रहते हैं, वो करते रहते हैं और फिर इस नैब का ये भी जिन हालात में वो काम कर रहा है, जिन माफिया से उसका वास्ता है, जो किरदार कुशी उसकी होती है, जो मसाइल मसायब और रोड़े उसके रास्ते में अटकाए जाते हैं जी, इसलिए तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी हिम्मत की काम है। और आखिरी बात मैं जरूर करना चाहूंगा कि ये शहबाज शरीफ साहब को PAC का चेयरमैन बनाया, इसके बाद प्लीज 2-4 और कमिटियां बनाएं। अलीम खान को बना दें हाउसिंग का कमेटी का चेयरमैन, जहांगीर तरीन को इनसाइड ट्रेडिंग का चेयरमैन बना दें, जरदारी साहब को इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग का चेयरमैन बना दें, नवाज शरीफ साहब को लूटी दौलत वापस लेने का चेयरमैन बना दें। ठीक है, तो तनकीद के अलावा फिर इसके साथ आप इरशाद साहब आप हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं और जमहूरियत मुस्तहकम हो जाए कम कम इसका और भी, और मेरा ऑप्शन है कि नैब बेहतर काम कर रहा है। नैब आप समझते हैं बेहतर काम कर रहे हैं। साफी साहब, नैब के रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, नहीं हो सकता क्या ये कंपैरिजन PAC की इस रिकवरी रेट का और नैब का? नहीं, एक तो इन दोनों का मुवाजना दुरुस्त नहीं है। वजह उसकी एक ये है कि नैब जो है उसको बुनियादी तौर पर एक डिक्टेटर ने बनाया था और उसके लिए कानून भी डिक्टेटर ही के ज़ेर साया बना था, जबकि जो PAC है वो पार्लियामेंट का बनाया हुआ एक इदारा है, किसी डिक्टेटर का बनाया हुआ नहीं है। दूसरा ये कि अगर PAC की एक्टिविटीज़ का मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है तो कभी नुकसान में नहीं होता, लेकिन नैब की सरगर्मियों का हमेशा मुल्क को नुकसान हुआ है। PAC सियासत के इस्तेहकाम के लिए और पार्लियामेंट के इस्तेहकाम के लिए तो इस्तेमाल होता है, जिस तरह अब भी हो गया। मसलन हम इस पार्लियामेंट के बारे में मुतरज़ हैं, लेकिन आप देखें कि वहाँ पे शिबली फराज और शहबाज शरीफ एक जगह पे बैठ गए। PAC ने अगर मोहब्बतें नहीं बांटी हैं तो सोसाइटी में नफ़रतें भी नहीं बांटी हैं। नैब ने हमेशा सोसाइटी को डिवाइड किया है, उसमें नफ़रतें बांटी हैं। फिर ये कि ख़ुद PAC के अंदर अगर आप देखें तो जो कुछ भी होता है, जो उसका डोमेन है, वो अपने डोमेन में काम करता है और कभी एक की बारी आ जाती है, कभी दूसरे की। आज अगर शहबाज शरीफ है तो इसी PAC के चेयरमैन किसी ज़माने में नदीम अफजल चंद जैसे आदमी भी रहे हैं, इसी तरह चौधरी निसार अली खान जैसे आदमी भी रहे हैं, जिन पे करप्शन के हवाले से कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन नैब के शुरू से लेके आज तक जितने भी लोग बने हैं वो हमेशा से मुतनाज़ा रहे हैं। आप मौजूदा चेयरमैन को देख लें, आप इससे पहले को देखें, किसी PAC के चेयरमैन ने आके अपनी गुनाहों का उसी तरह का एतराफ़ नहीं लिखा है। तो इसलिए बुनियादी फ़र्क ये है कि अगर PAC का कोई पॉजिटिव रोल नहीं है तो नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन नैब का हमेशा से नेगेटिव रोल रहा है। जब से ये इदारा बना है, आप सिर्फ करप्शन के लिहाज से देख ले तो क्या नैब के बनने के बाद मुल्क में करप्शन बढ़ी है या कम हुई है जिस रफ्तार से? दूसरा, PAC पे कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता, वो पार्लियामेंट का हिस्सा है। नैब पे अभी तक खरबों रुपए खर्च हुए, लेकिन इसने इस मुल्क को करोड़ का फायदा भी नहीं पहुंचाया है। जी साफी साहब,
हाँ का आप ऑप्शन ले रहे हैं और आप एक कंपैरिजन पेश कर रहे थे हमारे लिए नैब और पीएसी के दरमियान। हम मेमल आपकी तरफ आएंगे। पार्लियामेंट के बनाए हुए इदारे की कारकर्दगी की इस रिपोर्ट को, पीएसी की रिपोर्ट को देखते हुए आप क्या समझती हैं? एक तो ये जो कहा जाता है कि सियासतदान नहीं कर सकते इस तरह की सूरत हाल के अंदर काम, और दूसरा ये कि प्रोसेस के तहत आप समझती हैं कि काम हो सकता है पीएसी की कारकर्दगी को देखते हुए? देखिए अब सर, इसमें मैं कोई ऑप्शन इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि मेरे ख्याल में ये एक इनएक्यूरेट कंपैरिजन है। क्योंकि जिस तरह साफ़ी साहब ने भी एक्सप्लेन किया, भट्टी साहब, नियाजी साहब ने भी कहा, बेनज़ीर ने भी कहा, पैक का एक और काम है। और जो फिर जो नैब का इदारा है, नैब का इदारा खाली उसका ये फंक्शन नहीं है, उसका खाली ये फंक्शन नहीं है कि वो पैसे रिकवर करे। उसका एक फंक्शन प्रोसिक्यूशन भी, और केसेस कब खुलते हैं, किसके खिलाफ खुलते हैं। अभी भी आप देखेंगी कि अगर जो बातें चल रही हैं कि नून लीग के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें जो चल रही हैं वो किस लिए हैं? क्योंकि नैब के केसेस का खतरा है, वो मंडला रहा है कुछ लोगों के ऊपर। तो ये जो चीज़ें, इसलिए हम एक पार्लियामेंट्री इदारा जो है यानी पैक जो है उसको हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को नहीं नैब के साथ कर सकते कंपेयर, क्योंकि ये ज्यादती होगी। वो वाकई एक बड़ा अच्छा इदारा है, बड़ा फाल इदारा है, बहुत काम भी उसने किया है। लेकिन नैब जैसे इदारे पे जिसके ऊपर बहुत सवालात उठते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हमें इन्हें कंपेयर करना चाहिए और इनकी कारकर्दगियों को भी। मजहर साहब आप क्या समझते हैं? जी, मेरा ख्याल है जो बाकी दोस्त कह रहे हैं उनसे एग्री करता हूँ मैं कि कंपैरिजन नहीं होता। दूसरी बात ये कि देखिए, मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ साहब को मॉरली नैब और एफआईए के हिसाबात तलब करने चाहिए थे, इसलिए कि जब वो अपने ऊपर कायम मुकदमात से बाहर नहीं आते जो नैब के मुकदमात हैं, तो मॉरली मेरा ख्याल है। और फिर पहली ही मीटिंग में आपने, ऐसा लग रहा है कि बाकी सारे डिपार्टमेंट्स छोड़ के आपने पहली ही मीटिंग में नैब और एफआईए के हिसाबात, तो ये मेरी समझ में नहीं आया कि शहबाज शरीफ साहब ने। और मेरा नहीं ख्याल कि पहली मीटिंग में तो आपको फॉर्मली मीटिंग्स होती हैं, वो अपना एजेंडा सेट करती हैं, तो ये मुझे बिल्कुल भी वो नहीं हुआ कि उन्होंने क्यों। और इसके ज़ाहिर है, जिस तरह भट्टी साहब भी कह रहे थे, ये इंप्रेशन सही नहीं जाता अगर आप अक्यूज़ड हैं और आप उसी इदारे को बुला के हिसाब ले रहे हैं। दूसरी बात, कंपैरिजन अगेन, जो 10 साल पिछले नैब के अगर आप उठा के देखें तो नैब को जो जिस तरीके का इदारा बनाया गया उस तरीके से नैब ने काम किया। अगर आप नैब को बिल्कुल एक खुद मुख्तार इदारा बनाते, आप उनको छोड़ते, तो नैब उसी तरीके से काम करता। नैब के क्रेडिट में जहां रिकवरी है वहां सियासी जमातें और ग्रुप्स बनाना भी उनको सुपर्द कर दिया गया, किसी को उठाया। और ये भी खुद नैब ने नहीं किया। अगेन, जब हम नैब अक्यूज़ कर रहे हैं तो हम नैब को क्यों अक्यूज़ कर रहे हैं? कौन नैब के पे, माजी की बात कर रहा हूँ, कि कौन नैब को ये डायरेक्शंस देता था कि ये किए जाए? किसकी वजह से ये सारी बारगेन्स होती थी और ये सारी चीज़ें होती थी? तो अगेन, जब हम नैब को अक्यूज़ करते हैं तो हमें उस वक्त के रूलर्स को भी अक्यूज़ करना चाहिए कि दे वर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, वो इस्तेमाल करते रहे। तो आपने हमेशा एंटी करप्शन इदारा बनाया, उसमें सबसे ज्यादा करप्शन हमें नजर आती है। नैब पर सवाल कंपैरिजन तो उठते हैं भी दोनों का नहीं बनता, लेकिन कंपैरिजन नहीं हो सकता। अलग वो ठीक है, 3 हाँ, एक नहीं का ऑप्शन। और ऊपर जो गुफ्तगू हुई वो नाज़रीन आपने मुलाहिजा की। एक और हाँ मामला, इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि मुल्की तारीख का मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन का आगाज होने जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मुल्की तारीख के सबसे बड़े ऑपरेशन का आगाज करने जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि डॉलर की स्मगलिंग करने वाले अपने दिन गिनना शुरू कर दें। सिंध से तो चीखों की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। अब गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने जाली अकाउंट्स की JIT रिपोर्ट में मौजूद 172 अफराद के नामों को ECL में शामिल किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने JIT रिपोर्ट में दिए गए तमाम बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए हैं। ये 2 इस हवाले से पेशरफ्त हुई हैं। इसी पर हम सवाल करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, वज़ीर आज़म लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मुल्की तारीख के सबसे बड़े ऑपरेशन का ऐलान, क्या हुकूमत को कामयाबी मिलेगी? सबसे पहले हम चलेंगे इरशाद भट्टी साहब की तरफ। हाँ और नहीं में जवाब देना होगा। इरशाद साहब, अब जरदारी साहब का आज फिर भरपूर बयान आया है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब का बयान, वो भी काफ़ी वाज़ेह है अपने मौक़िफ़ के ऊपर। कामयाबी मिलेगी हुकूमत को? यानी किस मौक़िफ़ पे वो वाज़ेह हैं कि क्या मतलब कोई दुश्मन की फौजों ने हमला कर दिया है कि दोनों का अपना मौक़िफ़ है? इमरान खान साहब कह रहे हैं कि चीखों की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी, कार्रवाइयाँ रुकेंगी नहीं, वो तो ठीक है। ये दूसरी तरफ से भरपूर क्या आया है, मसलन क्या कि उन्होंने कहा वो रिएक्शन तो इरशाद भट्टी साहब, जरदारी साहब ने आज भी खिताब करते हुए काफ़ी बातें की हैं जवाबन, और उस दिन भी बिलावल भुट्टो ने जो तकरीर की थी वो सामने ही है। हद हो गई है,
حد ہی ہو گئی ہے قسم سے. اب یہ جو پچھلے کئی سالوں سے یہ جو منی لانڈرنگ اور یہ جو پیسہ باہر لے جانا, اس سے یہ بچوں کے نصاب میں شامل کرنا چاہیے, یہ پڑھانا چاہیے نسل کو کہ کس طرح جاری یہ لار جاری, اس طرح لوٹ اٹھ جاری ہے, کس طرح یہ تباہی پھری ہوئی ہے. یہ جی آئی ٹی چھوڑ دیں, اپنا پورا ہماری جس کو موقع ملا ہے, جس بیوروکریٹ کو, جس سیاستدان کو, جس کو بھی موقع ملا ہے, کمال کر دیا اس نے. پہلے پیسوں کی پلیسمنٹ, 100 روپیہ ہے تو اس کو 3 حصوں میں کر کے پلیسمنٹ کیا, پھر یعنی کچھ ڈیوٹیاں لگی اس اکاؤنٹ میں. تیسرا انٹیگریشن, یعنی اس کے بعد 3-4 حلال کی کمپنیاں اس میں لاؤ, اور اس کے بعد فرانس, دبئی, کینیڈا, برطانیہ, امریکہ, جداتیں وہاں, اولادیں وہاں, خوراکیں وہاں, پوشاکیں وہاں, اور حکمرانیاں ہماری حد ہی ہو گئی ہے, تباہی پھیر دی ہے. یعنی 10 ارب ڈالر اگر یہ صحیح ہے, یہ سچ ہے, 5 ارب ڈالر بھی کر لیں تو ہم تو 1 روپیہ مانگنے کے لیے کشکول لیے پھرتے ہیں, ایک کیے جا رہے پھرتے ہیں. یہ جو ہمارے محسنین ہیں, یہ جو ہمارے یہ سیاستدان ہیں, یہ ہمارے جو بیوروکریٹ ہیں, جس کو بھی موقع ملا اس نے ایسا لوٹ مار مچائی. یعنی یہ کیا رہے ہیں, اس ملک نے ان کو نام دیا, مقام دیا, عزتیں دیں, عہدے دیے, ان کو پوری دنیا میں پہچان دی, آگے سے کیا دیا, ایسا جیب کتریاں کی, ایسے ڈاکے مارے, ایسے سارا کچھ کیا. اور آج بھی ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں ان کا موقف بڑا شاندار, بڑا جاندار, بڑا کمال کا, بڑا اٹھا ہوا موقف. بھائی وہ اپنا جاندار تو نہیں کہا ارشاد بھٹی صاحب, اپنے کلیئر کریں اور چلیں. صرف موقف ہی کہا ہے. ہمارے سروں پہ موجیں کر رہے ہیں, بس وہ ادھر سے بیان ٹھوک دیا, ادھر سے بیان ٹھوک دیا, اور لگے رہو بھائی. ساروں کا ملک ہے, جتنے ہم لوگ ہیں ساروں کا, ہمارا کوئی اکیلے کا تھوڑی ہے, ساروں کا ملک ہے. گھر لٹ رہا ہے, گھر مقروض ہو گیا, برتن تک بک گئے ہیں. ہاں کا آپشن لے رہے ہیں ارشاد بھٹی صاحب. کچھ بھی نہیں ہے. میری دعا ہے دیکھیں اس کا, اگر وہ جو کر رہے ہیں اس کا 10% بھی ہو جائے, 5% بھی ہو جائے, 1% بھی ہو جائے, تو اس ملک کو فائدہ ہے, اس قوم کو فائدہ ہے. اللہ کرے وہ کامیاب ہو جائیں. محمل, جے آئی ٹی کی بنیاد کے اوپر جو باتیں ابھی حکومتی وزراء کی طرف سے بھی کی جا رہی ہیں, اور عمران خان صاحب کا بھی واضح پیغام اس کے اوپر آیا ہے, تو آپ سمجھتی ہیں کہ اب پیپلز پارٹی بھی اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے؟ اس صورت میں حکومت کو کامیابی ملے گی اس آپریشن میں؟ بالکل نہیں ملے گی ابسا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پرانی جے آئی ٹیز کو بھی دیکھا ہے کہ کیا ہوا. اجمل پہاڑی جنہوں نے 100 سے زیادہ قتل کیے تھے, ان کی جے آئی ٹی کا کیا بنا؟ ڈاکٹر عاصم جن کے اوپر کہا گیا کہ جی 480 بلین اور ٹیررزم اور فلانا, یہ وہ, ان کا کیا بنا؟ اچھا, اب جو جے آئی ٹی ہے, جو انہوں نے ای سی ایل پہ نام ڈالے, مراد علی شاہ کے نام ڈالے, قائم علی شاہ کا نام ڈالے, ای سی ایل پہ نام ڈال دیا. جے آئی ٹی نے ابھی تک جو ہے سی ایم سندھ کو انٹرویو بھی نہیں کیا. ان کے اوپر کرپشن کا الزام بھی نہیں ہے. ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ جی انہوں نے اومنی گروپ کی سبسڈیز کو فیسیلیٹیٹ کیا. ہمیں کیسے پتہ ہے کہ جی وہ جو سبسڈیز کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ وہ انہوں نے تھرو پراپر پروسیجر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ مطلب ایک عجیب و غریب سی یہ چیز بنا دیتے ہیں نا, جے آئی ٹیز کو اتنی بڑی ہائپ دے دیتے ہیں, اور اس کے بعد اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ نکلتا کچھ نہیں ہے. اریسٹ بھی ہو جاتے ہیں, ای سی ایل پہ بھی نام ڈل جاتے ہیں, اور بھی میڈیا ٹرائلز بھی ہو جاتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بعد نکلتا کچھ نہیں. اچھا, بات سمپل سی یہ ہے کہ منی لانڈرنگ جو ہے وہ ایک سیریس آفینس ہے, لیکن اس کے اندر بھی 2-3 طریقے کی ہوتی ہے نا. ایک ٹیررسٹ کے لیے ہوتی ہے, ایک کرائم, ڈرگ ٹریڈ, اس طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے کہ جو یہ ہنڈی حوالے سے جو پیسے باہر بھیجے جاتے ہیں, اور پاکستان میں بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے جو پیسے باہر بھیجے جاتے ہیں وہ ٹیکس ایویژن کے لیے ہوتے ہیں, اور وہ بگ بزنسز بھی کرتے ہیں. کامیاب اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ یہ انہوں نے ایک پولیٹیکل منی لانڈرنگ کیسز بنا دیے ہیں, یہ سیاسی چیزیں کر دی ہیں. اصل میں خان صاحب اور ان کی حکومت کو چاہیے کہ یہ ایسے لاز لائیں کہ جس سے ہنڈی حوالہ جو ہے اس کے تھرو منی لانڈرنگ ہونا بند ہو جائے. باہر سے لوٹا ہوا پیسہ ان سے کوئی واپس نہیں آنا, نہ جو ہے یہ جے آئی ٹیز نے کوئی سرخرو ہوں گے. اصل کام اگر یہ پاکستان کو فائدہ دلانا چاہتے ہیں, ایف اے ٹی ایف کے لیے بھی, ویسے بھی پاکستان کو, تو پھر یہ ہنڈی حوالہ بند کریں, لاز امپلیمنٹ کریں, لاز لے کر اتنے سخت لاز لائیں کہ لوگ پیسے اس طرح باہر نہ بھیج سکیں. تو یہ سارا کچھ سیاسی ہے. دیکھ لیجئے گا جے آئی ٹی کے ساتھ ہوگا کیا اینڈ پہ. سیاسی ہے سب کچھ. تو مظہر صاحب, جو اگر سیاسی ہی ہے تو پھر پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے, ایک تو سوال کا بھی جواب دیجیے گا, وہ بھی بتائے گا وہ سیاسی طور پر مضبوط ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو پھر بار بار پریس کانفرنسز کر کے اس بات کا اظہار کرنے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ اب آج بھی کہا گیا حکومتی وزراء کی طرف سے کہ زرداری صاحب کا کیس زیادہ سٹرونگ ہے نواز شریف صاحب سے.
देखिए डिपेंड करता है, जब ये अगर ये JIT की रिपोर्ट की ट्रायल में कामयाबी FIA को हासिल होती है तो ज़ाहिर है बहुत बड़ा वाक़या होगा, और ये अगर रिकवरी होती है तो इससे भी अगर आपकी विल हो तो ज़रूर कर सकते हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके तरीक़ेकार मुख्तलिफ रहे हैं। देखिए जहाँ इमरान खान का करप्शन के ख़िलाफ़ बयानिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने बारहा इसका जिक्र किया है, वहाँ एक ख़बर मुझे आज बड़ा डिस्टर्ब कर रही है कि FIA ने सिफारिश की है कि असगर खान केस बंद कर दिया जाए। अब अगर असगर खान केस बंद कर रहे हैं तो ये निगेट करता है इमरान खान के बुनियादी बयानिए को। दूसरी बात, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भट्टी साहब शायद बहुत बाद में सहाफ़त में आए हैं, लेकिन ये जो सिलसिला है ये बहुत पुराना है, और इसमें जो करप्शन और ये ड्रग्स कल्चर, क्लैशनकॉफ कल्चर, ये सारी चीज़ें इस पूरे बयानिए को अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में करप्शन आई कैसे और करप्शन से कौन कौन लोग बन गए हैं। इस चीज़ को किस हद तक हम रोक सकते हैं, हमें देखना होगा कि आज दिसंबर में उन्होंने ये बात की है, अगले साल दिसंबर में मनी लॉन्ड्रिंग में कितनी कमी आती है और कितनी रिकवरी होती है, उस वक्त हम सही अंदाज़ा कर सकेंगे। उनकी तकरीर बड़ी अच्छी थी, उन्होंने डिप्लोमेट से कहा कि आप मदद, जो पाकिस्तानी जो एम्बेसडर्स हैं बैरून मुल्क, उनसे कहा कि मदद करें, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। स्टेट बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है और स्टेट बैंक को इस सिलसिले में जवाब देना चाहिए कि इतनी मनी लॉन्ड्रिंग हो कैसे रही थी उनके होते हुए। तो मेरा ख्याल है एक विल है, लेकिन इसके रिजल्ट्स हम शायद 1 साल बाद अगर रिजल्ट्स आते हैं तो आते हैं, मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन अगर विल हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। सलीम साफ़ी साहब, मुल्क की तारीख के सबसे बड़े ऑपरेशन में आप समझते हैं सारी सूरत हाल को देखते हुए कि हुकूमत को कामयाबी मिलेगी? नहीं, ये बड़कें हमने बहुत सुनी थी खैबर पख्तूनख्वा में भी, और हमने देखी भी हैं। अभी इसी तरह बहुत बड़कें मारी गई थी, उधर एक एहतसाब कमीशन बनाया गया था, उस पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे और उसके बारे में बहुत दावे किए गए थे कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। अब कल ही, चूँकि हमें तो सिर्फ ये इस तरह की चीज़ें चाहिए होती है, कल ही उसके तदफीन के तमाम मराहिल मुकम्मल हो गए ऑफिशियली खैबर पख्तूनख्वा में। क्या कारनामा सर अंजाम दिया उसने। जिधर भी बात आ जाती थी PTI के अपने लोगों तक, यानी वो तो नैब से भी ज़्यादा नाकाम इदारा साबित हुआ। उस पर 80 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो गए और रिकवरी उसने 5 पैसों की भी नहीं की, सिवाय अपने 2 सियासी मुखालिफिन की गिरफ्तारी के। उस एहतसाब कमीशन ने उधर क्या किया। तो एक तो ये चीज़ है कि अगर इमरान खान साहब के ये एहतसाब बाकी लोगों ने नहीं देखा होगा, वो अगर अभी देखना चाहते हैं तो हम खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल इसका नज़ारा कर चुके हैं। दूसरी बात ये है कि ये अभी भी जो कुछ चल रहा है, यानी दूसरों का क्रेडिट खामखा ले रहे हैं। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला है और अभी उसको जो PTI इस तरह तासुर दे रही कि जैसे ये उनका कारनामा है, ये तो 2015 में ये मामला शुरू हुआ था, FIA ने इनिशिएट किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया है अभी तक उसने किया है, तो उसके बाद इनका क्या कारनामा हो गया, ये कहाँ से इसमें मुद्दई बन गए। फिर तीसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में ये हुकूमत तो ब्लंडर्स ही ब्लंडर्स होंगे, लेकिन ये जो एहतसाब के नाम पे और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के नाम पे ये हुकूमत जो कुछ कर रही है, ये इनके ब्लंडर्स में से सबसे बड़ा ब्लंडर साबित होगा। वजह उसकी है, अच्छा, और मैं इसको मेरिट पे नहीं मानता, एक मेरा सिंपल सा सवाल है, ये जो JIT है और इसकी जो रिपोर्ट है, ये तो मज़हर अब्बास साहब को ज़्यादा पता है और हमें भी, कि ये जिन अदवार पे मुहित है, तो उसमें तो जरदारी साहब का जो फ्रंट लाइन पे लड़ने वाला सबसे बड़ा हीरो था, वो तो वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब थे ना, वो उनके वज़ीर दाखिला भी थे और हर कोई कहता था कि ये मिलों के ये सारे मामलात वो उनके लिए मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, इसमें उसका नाम क्यों नहीं है आसिफ जरदारी के? नहीं, वो फवाद चौधरी तो स्पोक्समैन थे, लेकिन ये कि सिंध की सतह पे जरदारी साहब के इस तरह के मामलात के सबसे बड़े हैंडलर वो थे, मिलों के मामलात से लेके बाकी चीज़ों तक। मैं उस हैसियत में उसकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो फवाद चौधरी साहब से भी उस वक़्त उनकी हुकूमत का हिस्सा थे। इस JIT में उनका नाम क्यों नहीं है? दूसरा नाम हम सुनते थे, जो सबसे बड़ा कारिंदा जिसको जरदारी साहब से मंसूब किया जाता था और जो मलीर के लिए भी बड़ा मशहूर था, वो राव अनवार है।
اس جے آئی ٹی میں اگر یہ جے آئی ٹی انصاف پہ مبنی ہے جی تو اس میں راو انوار کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں؟ اس لیے اچھا پھر تیسری بات کہ پچھلے سالوں میں جو ملک ریاض نے سب سے زیادہ وہ کیے ہیں پی ٹی آئی کو کھلائے ہیں، ذرا اس جے آئی ٹی میں یہ بھی لایا جائے نا کہ ان کے جہازوں کو کتنا یوز کیا گیا ہے، پی ٹی آئی کی پارٹی مہم میں ان کا وہ کیا ہے کتنا، یعنی جو لوگ اس وقت سوٹ نہیں کرتے تھے ان کا نام نہیں لایا گیا ہے۔ نیازی صاحب کی طرف پڑھیں گے صافی صاحب ہم، اور صافی صاحب نے نہیں کا آپشن لیا ہے۔ نیازی صاحب اکراس دا بورڈ کر پائے گی یہ منی لانڈرنگ کے خلاف آپریشن حکومت؟ سب پہلے تو عمران خان نے جو یہ کہا ہے کہ سندھ سے چیخیں آئیں گی، مجھے یقین ہے کہ وہ یہ کوئی ریشسٹ ریمارک نہیں ہے، نسل پرستانہ ان کا لہجہ نہیں ہے، ان سے ان کی چونکہ تھوڑی سی جو لغت ہے یا ویکیبلری ہے شاید کم ہے، اس لیے استعمال کیا ہے۔ اس کے باوجود میں اس پہ احتجاج کرتا ہوں۔ یہ پنجاب میں یہ گدھے نسل پرستانہ وہ تو پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کر کے بات کہہ رہے ہیں کیسز سے متعلق۔ میں سمجھنے کے بعد آپ سے آگے اپنی معروضات رکھ رہا ہوں کہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ سندھ کی جو پیپلز پارٹی کی جو بڑی لیڈرشپ ہے وہ پھنس گئی ہے۔ یہ اتنا مجھے کل تکلیف ہوئی ہے یہ بیان سن کے جب آیا ہے، پہلے میں اسٹرائک ہوا ہے، یہ ایک ان بیکمنگ آف اے پرائم منسٹر ہے۔ یہ وزیر اعظم کو زیب نہیں دیتا کہ اب بلوچستان سے چیخیں آئیں گی یا قبائلی علاقوں سے چیخیں آئیں گی۔ یہ اس کے دیکھو میں نے مطلب اپنی مرضی کا مطلب نکال لیا ہے نا، تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے تھی، پہلی بات ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ بات ہوئی ہے مجھے۔ یہ اب پہلے سندھ کے اندر میرے بہت سارے خدشات ہیں، کئی مہینوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہم نے یہاں پہ ناٹک کھیلا جا رہا ہے اس کے سب سے زیادہ نیازی صاحب قطع کلامی کی معذرت، آپ بالکل درست بات کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو اس طرح کے الفاظ سوچ سمجھ کے، کیونکہ وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہے، الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے، لیکن اپوزیشن اور حکومتی اراکین کی آج کل اسی طرح کا ہے انداز گفتگو، لیکن اس کے اندر اگر حکومت کی چپکلش میں لوگ پنجاب اور سندھ کو اور اردو سپیکنگ کو گالیاں دینے شروع کریں، پھر سندھ جو ہے نا اس کے اندر تہلکہ آمیز سیاسی ارتعاش آنے والا ہے اور یہ ساری چیزیں ایڈ اپ کریں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جے آئی ٹی کو نہیں پتا، میں پچھلے دن ابھی ایک وائرل ہوئی، آپ تک بھی پہنچی ہوگی، ایک سینیٹر صاحب ہیں، صافی صاحب کو پتہ ہوگا، قبائلی علاقوں کے، انہوں نے کہا یہ آپ نے کیوں نہیں حصہ لیا؟ اس نے کہا جی اس دفعہ 1.25 ارب روپیہ ریٹ تھا، 1.25 ارب ایک سینیٹر کو خرچ کرنا تھا۔ ظاہر ہے بلوچستان میں کم ممبرز ہیں تو وہاں میں 20-25 کروڑ میں ایک بندہ ملتا ہوگا، پنجاب کے اندر 3-4 کروڑ میں ملتا ہوگا، 1.25 ارب ریٹ۔ جے آئی ٹی کو 1.25 ارب کا ایک سینیٹر جو بنا ہے وہ نہیں پتا چلا، اور کس سے بنوایا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ منی لانڈرنگ جو ہے نا اس ملک میں جو سب سے زیادہ، میرے ایک دوست میرے خیال شاید مدر صاحب نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، سب سے زیادہ اس ملک میں ڈرگز ٹریفکنگ اور منی لانڈرنگ جنرل ضیاء الحق صاحب کے وقت میں ہوئی ہے، اور امریکیوں نے کی ہے اور ضیاء الحق نے کرائی ہے کہ وہ وقت میں ہوئی ہے، اور ایک باقاعدہ منظم طریقے سے ہوئی ہے، اور اس منی لانڈرنگ نے پاکستان میں سٹی بینک کھلا، بڑے لوگوں کو جو ارب پتی بنا کے چلا گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ختم نہیں ہوگی۔ ہم نے ہر دفعہ دیکھا ہے کہ جب کوئی ماشاء اللہ لگا یا تکڑی کی حکومت آئی ہے تو یہ شالمی کے دکاندار اس میں ان کے ریکارڈ لے کے کتابیں لے کے چلے گئے، ختم نہیں ہوگی۔ اور اصل بات یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کے اندر اگر اور ختم کرنی ہے، کچھ کر سکتے ہیں تو عمران خان صاحب چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اپنے ساتھ والے بندے آج پیش کر دیتے اور کہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے پیش کر رہا ہوں منی لانڈرنگ والے بندے، ان کو پکڑو، اگر کوئی سنسیئرٹی ہوتی اور یہ اس سے کوئی ناصر ہوگا نہ کوئی فائدہ ہوگا۔ نیازی صاحب سمجھتے ہیں کہ منی لانڈرنگ اس طرح ختم نہیں ہو سکتی اور اپنے گھر سے سٹارٹ کرنا ہوگا پی ٹی آئی کو، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اب سا یہ نیازی صاحب نے اچھا یاد دلایا مجھے کہ یہ جو سینٹ کے انتخابات میں جو بلوچستان کی تقریباً آدھی اسمبلی خریدی پیپلز پارٹی نے، اور خیبر پختونخوا میں جو درجنوں لوگ خریدے گئے، وہ پیسہ انہی مدات سے، یہ جو جے آئی ٹی میں ہے نا وہ انہی مدات سے وہ اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں، لیکن چونکہ اس معاملے میں عمران خان صاحب اور زرداری صاحب ایک پیج پہ تھے، اکٹھے وہ کام کر رہے تھے، تو جے آئی ٹی میں ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے سینٹ کے انتخابات کا کہ وہ پیسہ کدھر سے ضروری آیا اور سوالات کدھر ہیں خرچ ہوا۔ صافی صاحب اور نیازی صاحب جو آج آپ نے جے آئی ٹی سے متعلق، ہم کوشش کریں گے اگلے پروگرام میں اس پہ گفتگو کریں۔ بے نظیر سوری آپ کہیے گا پلیز۔
मैं अब से इसमें कोई ऑप्शन नहीं लूँगी, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन है इसकी जुरिस्डिक्शन क्या होगी, इसका आगाज़ कब से होगा, इसके फंक्शंस क्या होंगे, इसके मेंबर्स कौन होंगे, अभी हमें कुछ नहीं पता। अभी उन्होंने सिर्फ कहा है कि एक हिस्टोरिक किस्म का मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन लॉन्च होगा, लेकिन अभी तक कुछ हमें पता नहीं है इसके बारे में। हाँ, मुझे अभी तक वैसे जो पता चला है वो अभी तक ये पता चला है कि हुकूमत ने अभी पिछले 2 महीने में 5 एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि वो इश्ताहारात बनाए मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़, जिसमें स्पेशल डायरेक्शन दी गई है कि उसमें थर के बच्चों की तस्वीरें होनी चाहिए। तो ये एक कंफर्म न्यूज़ है मेरे पास, जो अगले महीने से ये प्रिंट में और टीवी एड्स ये रोल आउट होना शुरू हो जाएंगे। तो इससे तो यही लग रहा है कि ये एक पॉलिटिकल किस्म की टारगेटिंग हो रही है। इसके अलावा अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं इस ऑपरेशन के बारे में। तो जब आई थिंक जब होगी इन्फॉर्मेशन तो तभी हम इस पर कुछ गुफ्तगू कर सकते हैं कि ये कामयाब होगी या नहीं होगी। किस तरह कार्रवाई होगी उससे मुतालिक लाहे अमल क्योंकि नहीं बताया गया, तो बेनज़ीर उस तरह से तो आप कमेंट नहीं कर रही, लेकिन हम ऑप्शन आपका नहीं का ही लेंगे इसके ऊपर जिस तरह से आपने गुफ्तगू की है। और एक हाँ का ऑप्शन इरशाद भट्टी साहब ने इस मामले पर लिया है। आप सबका, हमारे पूरे पैनल का प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।